ये ओपन होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में फाइन नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहा जाता है यूटेराइन या फिर फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, अभी जो हमने पढ़ा था उसी की बात हो रही है। फेलोपियन ट्यूब को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ये होता है स्थमस, दैन होता है एम्प्यूला जो कि वाइडर पार्ट है, और फिर यहाँ पे आता है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम जो है इसमें क्या होगी, उंगलियों जैसी संरचना होती है जिसे फिम्ब्रे कहा जाता है, यानी कि स्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम और फिम्ब्रे। ये अटैच होते हैं किससे, ये जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर ओवरी से, ताकि जो ओव्यूलेशन के समय ओवरी से ओवम निकल रहा है उसको क्या कर सके, ये बाहर निकालने में मदद कर सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है बच्चों यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है सर्विक्स और वजाइना, यानी कि गर्भाशय, ग्रीवा और योनि प्रेजेंट है। फिर सिंपल सी बात है, यूट्रस जो है ये आपने देखा कि एक बहुत ही नैरो पैसेज के थ्रू जो जिसको कि सर्विक्स कहा जाता है, इसके थ्रू वजाइना में ओपन होती है। तो जो ये कैविटी होती है, अभी मैंने डायग्राम के समय बताया था कि इसे सर्विकल कैनाल कहा जाता है, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चों यहाँ पे कुछ लेयर्स से बने हुए होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है मॉन्स प्यूबिस, जिसे जघन शैल कहा जाता है, और ये फैटी टिश्यू से बने हुए होते हैं। देन आता है लैबिया मेजोरा, यानी कि वृहद जो भकोस्ट होगा उसकी बात हो रही है। देन लैबिया माइनोरा आता है, लघु की बात हो रही है। लघु जो भगोस्ट है उसकी बात हो रही है। हाइमन आता है, योनिच्छेद जिसे कहा जाता है, और क्लाइटोरिस आता है, भक्षेप आता है। ठीक है, ये छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है। आगे देखते हैं। आगे अब आपका टॉपिक आता है मैमरी ग्लैंड, यानी कि एक्सेसरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके की संरचना यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये रिब्स जो होगा इस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है भाई, ये आपका पेक्टोरलिस मेजोरा मसल प्रेजेंट होगा, और इसी के ऊपर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी शेप देखो तो कॉन्वेक्स शेप प्रेजेंट होती है, बनी हुई होती है, ग्लैंडुलर टिश्यूज से बने हुए होते हैं। अब ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है इसमें बताया जाता है कि 15 से 20 जो होता है ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये जो एक एक ग्लैंड है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे जो संरचना है वो दिख रही है, यानी कि ये कुछ छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के ये ग्लैंड्स बने हुए होते हैं, जैसे कहा जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है भाई, यही आगे चल करके और बाहर ओपन अप होगा, और फिर क्या होता है, इस तरीके से ये बाहर तक आएंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे क्या कहा जाता है, निप्पल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो साइड वाइज जो डार्क एंड टिंटेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये होता है एरियोला। ठीक है, और यहाँ पे बाकी फैट से, फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज से भी बने हुए होते हैं। अब जरा मैं इनके सीक्वेंस की बात करूंगी, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भाई मैमरी ग्लैंड जो होता है पेयर स्ट्रक्चर होता है, 2 पेयर में प्रेजेंट होता है, और ये ग्लैंडुलर टिश्यूज और प्लस फैट से और कुछ फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज से भी बने हुए होते हैं, याद रखना है। ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं 15 से 20 लोब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे मैमरी लोब कहा जाता है, और इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसे एल्वियोली कहा जाता है। और यही क्या होती हैं, यही जो हार्मोन होता है उसकी वजह से सिक्रेट करेंगे मिल्क। अच्छा, हार्मोन जो मिल्क है वो किस हार्मोन की वजह से सिक्रेट होता है, वो याद रखना है, प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन होता है। देन कहा जा रहा है कि ये आगे चल करके और यहाँ से मिल्क पास करेंगे ट्यूब्यूल्स के थ्रू। देन आता है मिल्क मेमरी डक्ट, देन मेमरी एम्पुला, देन आता है लैक्टिफेरस डक्ट जिसे दुग्ध वाहिनी कहते हैं। और फिर बच्चे की सकलिंग, यानी कि बच्चा जब फीडिंग करता है उस दौरान क्या होता है, दूध बाहर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये पूरे स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे 2 हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि बहुत ही क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू ऑल हैव टू लर्न इट। ठीक है, सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन का काम, यहाँ पे क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, एक सेकेंड, चलिए, मिल्क जो प्रोडक्शन होता है ये होता है प्रोलैक्टिन की वजह से। ठीक है, और जो मिल्क सिक्रेशन होता है, यानी जब बच्चा दूध पिएगा तो दूध का बाहर आना, सक्ट आउट होना, ये किसकी वजह से होता है, ये सिक्रेशन जो होता है, बाहर निकलने की प्रोसेस जो होती है, ये होती है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। तो देखो, एक जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो दूध को बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है भाई, वहाँ उस ग्लैंड से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। तो ये इनका फंक्शन है और ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गैमेटोजेनेसिस। भाई गैमेटोजेनेसिस, गैमिटो यानी कि गैमीट, जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट, और जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। 2 तरीके के गैमेटोजेनेसिस होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र जनन की, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्मेटोजेनेसिस की। इसमें क्या होता है, स्पर्म टेस्टिस से बनते हैं और ये प्रोसेस की शुरुआत कब होती है, तो प्यूबर्टी से शुरुआत होती है। प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई, प्रोसेस की अगर बात करें तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो अभी आपने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये लाइन्ड सेल्स जो होती हैं, इनकी बात कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनकी डिप्लॉयड कंडीशन होती है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे पहले माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाएंगी और फिर ये बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, फिर इनमें फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होगा। नाउ अब यहाँ से मियोसिस शुरू हो चुका है। पहला मियोसिस होगा, 2 इक्वल सेल्स बनेंगी जैसे कि हमें पता है, और इन्हें हम क्या कहेंगे भी, इन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि 23 होती है क्रोमोसोम में, यानी हाफ हो चुकी हैं सेल्स। देन आपका आता है सेकेंड जो मायोसिस होगा, वो होगा इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो 2 यहाँ पे प्रोसेस आते हैं और इसको आप मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो मैंने स्टार बनाना ऐसे सीखा है तो इसको मैं सोची यूज़ कर लूँ। खैर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस होता है और एक होता है स्पर्मिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फ्लो चार्ट में भी पढ़ेंगे, अभी फिर से समझो भाई। स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक है, जिसको कि हम जर्म सेल, मिल जर्म सेल भी कहते हैं। ये माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाए, ठीक है, और संख्या बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, ये इसमें फर्स्ट मायोसिस हो रहा है, जिससे 2 इक्वल साइज की हैप्लॉइड सेल्स बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जा रहा है। यहाँ पे हाफ हो चुका है क्रोमोसोम की संख्या। फिर आगे चलते हैं और फिर क्या हो जाएगा, जो मायोसिस सेकेंड होता है इनमें, वो क्या करते हैं भाई, 4 यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन बन जाती है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं जो कि इक्वल होते हैं और इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। अब इनमें शुक्र कायांतरण होगा, यानी कि इनका रूप बदलेगा। देखो अभी तक क्या है कि अभी तक जो स्पर्मेटिड बने हैं इसमें वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। हो सकता है कि हेड पार्ट बना है और थोड़ा सा सर से निकला हुआ क्या प्रेजेंट है, पूंछ प्रेजेंट है, टेल रीजन प्रेजेंट है। लेकिन अब वही चीज़ थोड़ी सी और क्या हो जाएगी भाई, ये डेवलप करेंगे, यानी कि अच्छे से डेवलप होंगे। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स किस में होगा, स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि स्पर्म में, और इसे ही कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। देन आता है स्पर्मिएशन। भाई देखो आपको पता है कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो जब ये डेवलपमेंट होता है तो इस दौरान क्या हो जाएगा, इस दौरान जो ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये ऐसे कुछ प्रेजेंट होंगी और इनमें एधेयर फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से धंसे हुए फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस वजह से अब इन्हें चूंकि बाहर जाना है, रिलीज होना है यहाँ से, तो निकलना पड़ेगा, तो ये यहाँ से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है, डिटैच होते हैं। तो जब ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से, अकेले अब प्रेजेंट है, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि देखो फिर से एक बारी समझते हैं, स्पर्मिएशन इसे कहा जाता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिड जो है वो डेवलप होकर के और किस में बदलेगा भाई, स्पर्मेटोजोआ में। यानी कि पहले हेड पार्ट था, थोड़ी सी पूंछ भी उसमें आ गई, और फिर आता है स्पर्मिएशन, यानी कि अब ये सर्टोली सेल से बाहर निकल के और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल ही जहाँ ये अपने घर से ही बाहर निकल गए, इसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन क्या है आपको पता होना चाहिए। हार्मोनल कंट्रोल देखा जाए तो यहाँ पे ये प्रोसेस जब शुरू होती है जीएनआरएच की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई कि जो हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ से जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे फुल फॉर्म इस हार्मोन्स का। ठीक है, और यहाँ पे कब होता है, जब प्यूबर्टी शुरू होती है। इस दौरान एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्यूबर्टी शुरू हुई, एक बार फिर से मैं मेमोराइज करा दूँ। प्यूबर्टी शुरू हुई बच्चों में, मेल जो बच्चे हैं उनमें, और यहाँ पे जीएनआरएच जो है रिलीज होना शुरू होगा हाइपोथैलेमस से, और ये जाकर के सीधे एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जो कि एलएच रिलीज करने का काम करते हैं। ये एलएच सीधे भाग के जाएगा लेडिक सेल पर और इसे कहेगा कि भाई तो एंड्रोजन बना। एंड्रोजन जैसे ही बनेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेलेनिन कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि एफएसएच भी रिलीज किया जाता है, और एफएसएच जो होता है भाई ये सीधे जाकर के सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और स्पर्मियोजेनेसिस की फॉर्मेशन कराता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। भाई स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है पढ़ने से बेहतर है कि आप यहाँ पे इनके डायग्राम देख लो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इनकी संरचना प्रेजेंट होती है। आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या है भाई, हेड रीजन प्रेजेंट है इस तरीके से, देन मिड पार्ट है, एंड देन आपका ये पूरा फ्लैजिला लाइक टेल होता है।
है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक्सोनिम भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको एक बार हम डिटेल में देखते हैं। आप यहाँ पे देखो बच्चों कि जो यहाँ पे हेड पार्ट है इसमें ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। इसी के ठीक नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यही क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो हेड पार्ट में से एक्रोसोम तो होते हैं वो लेयर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यही जो न्यूक्लियस है वो आगे की ओर भेजा जाता है। उसके इधर यहाँ पे ये कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है हेड पार्ट। मिड पार्ट में या मिड पिस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो कि एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई, एनर्जी बनाया जाता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे आगे चल करके। आप देख रहे हो इस तरीके से एक्सोनिम और या फिर टेल और फ्लैजेला प्रेजेंट है, और यही इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ हेड, यानी कि भाई ये हेड इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। और याद रखना क्रोमोसोम जो होता है बच्चों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कई अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होंगे जो कि लेयर को, जब ये फ्यूजन होगा उस दौरान लेयर को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर नीक होता है, फिर मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देन आता है टेल। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा था उसको ज़रा फ्लो चार्ट में समझो। स्पर्मेटोगोनियम है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया है, इसकी डिप्लॉयड कंडीशन होती है। ये आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये क्या करता है भाई, सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक करेक्शन आप कर लोगे यहाँ पर, जो आपने आई थिंक इसको मैंने क्या लिख दिया था, अच्छा सही है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो कोई करेक्शन नहीं करना है बच्चों, सब सही है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई सबसे पहले अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मिलियंस के संख्या में क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप होगा, जिसकी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है, इक्वल होती है, जैसे मियोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है, वो करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी इन्होंने माइटोसिस किया, संख्या बढ़ा ली, और यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप होते हैं मायोसिस 1 करके, और फिर मायोसिस 2 होगा, और फिर यहाँ पे दो और सेल्स ये बना देंगे, यानी पहले 1 से 2 सेल बने, फिर इन दोनों से भी दो सेल बन जाएंगे, जैसे आप मायोसिस में देखते हो। और यहाँ से नंबर ऑफ कंडीशन जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। फिर स्पर्मेटिड्स जो हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्पर्मेटो जो है यानी कि स्पर्म में, और यहीं पे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये यहाँ पे सर्टोली सेल में अभी भी प्रेजेंट होंगे। तो जो यहाँ से सर्टोली सेल से और जो पूरा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, ये निकल जाते हैं, इसे ही कहा जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जा रहा है भाई नेक्स्ट, अब आएगा फीमेल पार्ट पे हम चलेंगे, ठीक है। फीमेल आता है भाई oogenesis, ओ यानी कि ओवम, जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन। भाई फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis। और ये कब होता है, जब बच्ची अभी बेचारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, डेवलपमेंट अभी हो ही रहा है, उसी दौरान ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो ज़रा पहले हम देखेंगे कि लिखा क्या है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, oogenesis कहा जाता है। यह भ्रूणीय विकास के चरण के दौरान ही शुरू हो जाता है। प्रोसेस क्या है, oogonia, यानी कि वो सेल्स जो कि क्या बनाएंगी, यहाँ पे oogonia बनाती हैं, ओवम बनाती हैं, उनकी बात हो रही है। तो जो oogonia है, जैसे स्पर्म बनाने वाली सेल्स डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रही थी ना, वैसे यहाँ पे oogonia जो है ये पहले डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू, और यहाँ पे कई सारी सेल्स बन जाएंगी, जिसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है। और ये टेम्पोरेली जब प्रोफेज 1 में आती हैं मायोसिस के, उस दौरान ये क्या हो जाएगी, अपनी डेवलपमेंट रोक देती हैं, और अरेस्ट कहा जाता है इसे, कि अभी रुक दिया गया है कुछ कुछ क्षण के लिए। देन यहाँ पे अब प्राइमरी जो oocyte है, यानी सेल के अंदर प्रोसेस रुकी हुई है, लेकिन सेल के बाहर थोड़ी प्रोसेस रुकी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रैनुलोसा के सेल्स बनती चली जाती हैं, जिसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। फिर यहाँ पे कुछ और फॉलिकल्स बनेंगे, और ये क्या आ गई, इसको ज़रा अच्छे से बना दो, बहुत गंदा बना दिया है यहाँ पे सबसे पहले जो oocyte है, oogonia है, वो प्रेजेंट है। ये माइटोसिस करके और फिर क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे सेकेंडरी जो oocyte है वो बना लिया इन्होंने। और फिर अब यहाँ पे प्रोसेस रुक जाती है, कब रुक जाती है, मायोसिस 1 प्रोफेज 1 मायोसिस 1 के दौरान। अब ये यहाँ पे बाहर अंदर तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन बाहर कुछ सेल्स बनाई जाएंगे, जिसे कहते हैं फॉलिकल्स। पुट्टिकाएँ यहाँ पे बनते रहेंगे। तो ये पहली पुट्टिका बनी, जिसको कि क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि भाई ये हैं
क्या कहा जाएगा बच्चों, ये कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स। देन आता है भाई प्राथमिक पुट्टिकाएं, ठीक है। फिर आपका आता है सेकेंड टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से पुट्टिकाएं और बनेंगी और इन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी पुट्टिकाएं कहा जाता है, यानी कि द्वितीयक पुट्टिकाएं। एंड फिर वही चीज़ अब आगे लिखी जा रही है कि भाई ईच जो यहाँ पे सेल्स हैं ये इट विल गेट सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स कहा जा रहा है, जिसका नाम है फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स। अब एक एक जो सेल्स होती हैं इनको हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल था ये मैच्योर होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, देन टर्शियरी फॉलिकल में, और जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल आता है इसमें एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी आ जाती है जिसे कहा जाता है एंट्रम। आगे चलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल जो है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, इसी दौरान अभी तक इसमें क्या है भाई, बाहर तो खूब सारे चेंजेस हुए, पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर रुक गया, फिर प्यूबर्टी हिट हुई, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल बना दिया इन्होंने, और इसी दौरान क्या हो जाता है, एंट्रम भी आ जाता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, लिक्विडी होते हैं सब्सटेंसेस। अब इस दौरान सारी चीज़ें तो हो रही हैं बाहर, लेकिन अंदर तो अभी प्राइमरी ऊगोनिया ही है ना, ठीक है, जिसे ऊ साइट कहा जाता है। तो अब ये डेवलपमेंट शुरू करेगा, अभी कहेगा कि भाई तुम लोगों ने डेवलप कर लिया, मेरा डेवलपमेंट देखो। अब ये सीधे चले जाते हैं सेकेंडरी ऊ साइट में, और चूंकि यहाँ पे प्रोसेस होगी, फर्स्ट मायोसिस जो होता है वो कंप्लीट होता है और दो सेल्स बन जाती हैं, एक बड़ी सी हैप्लॉइड सेल बनती है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी ऊ साइट, और एक छोटी सी सेल बनती है जिसे कहा जाता है फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनको इस तरीके से बनाऊं तो यहाँ पे दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एक होता है सेकेंडरी ऊ साइट, ठीक है, और एक होता है टाइनी बॉडी जिसे पोलर बॉडी कहा जाता है, ठीक है। आगे चल करके जो टर्शियरी फॉलिकल है ये चेंजेस हो जाते हैं इनमें, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके अंदर एक और लेयर आ जाती है जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, ठीक है। अब प्रोसेस होगा ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, और इस दौरान क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे फॉलिकल्स वगैरह बने थे ये रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर होकर के अंदर से जो ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट है, इन्हें क्या करा जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। याद रखना बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ओव्यूलेशन के दौरान क्या निकलता है, तो ओवम को बनाने वाली जो इनिशियल सेल है वो निकलती है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी ऊसाइट। भाई हमारी बॉडी में कभी ओवम बनता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही फीमेल्स में क्या बनता है, ओवम की प्रोसेस होगी, ठीक है, यानी स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आने के बाद। आगे चला जाए, अब जरा इनका फ्लो चार्ट देखो किस तरीके से फ्लो चार्ट में बताया गया है। कहा जा रहा है कि ये उगोनिया है, इन्होंने पहले अपनी संख्या बढ़ाई, ठीक है, और ये प्राइमरी ऊसाइड में आ गए। प्राइमरी ऊसाइड जो होता है ये मायोसिस 1 के प्रोफेज 1 तक बढ़ता है, और यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइड्स की फॉर्मेशन होगी, एक टाइनी बॉडी बनेगा और एक आपका सेकेंडरी ऊसाइड बनता है। इसका कुछ काम अभी क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लिखा है, बिल्कुल लाइनें लिखी हैं कि भाई इसका काम अभी पता नहीं है कि क्या ये बेचारा करता है, लेकिन हाँ हम सीधे इसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में तो इनकी डिवीजन, पोलर बॉडी की डिवीजन नहीं दी गई है, बट डिवीजन होता है, ठीक है, यानी कि फर्द, क्योंकि मायोसिस है ना तो दोनों ही सेल्स डिवाइड करेंगे, तो दोनों सेल्स डिवाइड करती है, दो सेल्स और बन जाती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही क्या होता है, फंक्शनल सेल होगा जो आगे चल करके ओवम बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। आगे आता है भाई आर्तव चक्र, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इजी है बच्चों, पता नहीं बच्चों को इतना टफ क्यों लगता है। इसमें अलग अलग फेजेस हैं, हार्मोन्स हैं, डेज याद रखना है, कब शुरू होता है कब खत्म हुआ, पहले को क्या कहते हैं, लास्ट को क्या कहते हैं, जस्ट इतना ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है फीमेल प्रीमेट्स में, जैसे मंकी, एप और ह्यूमंस, इनमें क्या होता है भाई, इनमें फीमेल्स जो होती है उनमें क्या होता है, एक साइकिल आती है हर एक इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 to 29 डेज की साइकिल होती है, और यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे साइकिल होगी उसे मिनार्क कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्यूबर्टी के दौरान ये शुरू होती है। प्यूबर्टी का एक बड़ा अच्छा ये संकेत है कि हाँ प्यूबर्टी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। फेजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये 4 फेजेस में बटे हुए होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि आर्तव प्रवस्था कहा जाता है। दूसरा होता है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, जिसे कि पुट्टक या फिर प्रचुरोद्भवन प्रवस्था कहा जाता है। देन आता है ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और लास्ट में आता है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, यानी पित्त या स्रावी प्रावस्था, ठीक है। आगे समझो जरा, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा भाई, 1 से 5 दिन की अवधि होती है, ठीक है। और इसमें जो मेंस्ट्रुअल, मान लो कि अभी तैयारी होती है ना भाई, जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल होगी इसकी थिकनिंग बढ़ती है, ठीक है। जो ओवम बनाने वाले सेकेंडरी जो ओसाइट है वो आकर के बैठा हुआ है एम्प्यूला में, ठीक है। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए रहते हैं, तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी
नहीं हुई तो उनको सबको तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ये फीमेल बॉडी के लिए कचरा है। तो पहले से लेकर के 5वें दिन तक यही होता है, जितनी भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स हैं, ये टूट टूट करके अलॉन्ग विद सम म्यूकस, सम अमाउंट ऑफ म्यूकस, सम अमाउंट ऑफ अदर थिंग्स, और स्पेशली ये जो ओवम है, जो सेकेंडरी oocyte है, ये सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं ब्लीडिंग के फॉर्म में, और यही क्या होता है, यही होता है यहाँ पर प्रोसेस। ठीक है, और ये संकेत है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है। देन आता है 6 से लेकर के और 13 डे तक, इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसको दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। इस दौरान वापस से जो हमने पढ़ा था फॉलिकल्स बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पे एक बारी देख लो, यहाँ पे कैसे ये फॉलिकल्स बनते हैं ना, ये इसमें देख लो, ये सारे प्रोसेस चलते हैं, और फिर क्या आ जाता है भाई, फिर आता है आपका आगे, ये क्या कर दिया बच्चों, ये हो चुका है, ये लीजिए। अब आती है भाई अगली प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फॉलिकल्स हैं वो बनेंगे, ग्राफिन फॉलिकल तक बनेगा, मैच्योर फॉलिकल तक, यानी पूरे फॉलिकल्स बन जाएंगे, और जब तक फॉलिकल बनता है तब तक को क्या कहा जाता है, फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। ठीक है, 6 से 13वें दिन तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे LH आएगा, FSH आएगा, और एस्ट्रोजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब कौन सा जो हार्मोन है वो रिलीज होगा। सबसे पहले तो जो LH होता है, इसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। सबसे पहले तो जो FSH होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकल बनाने में ये काम में आते हैं। ठीक है, नाम ही है इनका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये ऐसे हार्मोन है जो फॉलिकल के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, फिर आता है भाई, अब जैसे ही फॉलिकल बन जाएगा तो जो फॉलिकल्स की सेल्स होती है ना, ये सेल्स क्या करती हैं, एस्ट्रोजन बनाने का काम करती हैं, और डायरेक्टली एस्ट्रोजन भी नहीं बनाती हैं, ये पहले एंड्रोजन बनाएंगे जो कि मेल हार्मोन होता है, और फिर वो मेल हार्मोन कन्वर्ट किया जाता है एस्ट्रोजन में। यानी कि पहले आया FSH, देन आता है एस्ट्रोजन, और फिर जैसे ही बाय द एंड आता है ये फेज का, तो यहाँ पे रिलीज शुरू हो जाता है LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14वें दिन आते आते बहुत ज़्यादा हो जाता है, पिक लेवल पर होता है, जिसे कहते हैं LH सर्च। ठीक है, और यही क्या कॉज करवाते हैं, रप्चर करवा देंगे, ग्राफिन फॉलिकल को तोड़वा देंगे, और यहाँ से सेकेंडरी oocyte यानी ओवम को बाहर निकलवा देंगे। डे कौन सा होता है, 14th। देन लास्ट आता है आपका जो ल्यूटियल फेज है या सिक्रेटरी फेज है ये। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ज़रा मैं एक और आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगी ओवरी में, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये रहा। ठीक है, यहीं पे आप समझ लो बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये ओव्यूलेशन प्रोसेस हुई पूरी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आते आते ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें कि आप देख रहे हो कि यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है भाई, यहाँ से रिलीज हो रहा है सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगी ना भाई, यहाँ पे फॉलिकल्स बचे हुए हैं अभी, फॉलिकल्स जो होता है ये थोड़ी वेस्ट हुआ है, ये थोड़ी खत्म हो गया, ये तो अभी बचा हुआ है, तो ये बेचारा पीला पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब येलोइश बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इन्हें कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का एकमात्र काम होता है कि भाई तो क्या निकाल, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसको बनाने का काम कर, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने का काम कर। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे प्रोसेस बढ़ेगी, प्रोजेस्टेरॉन बनाए जाएंगे, और फिर ये क्या होता है, ये हार्मोन बनता रहता है, इसका भी अभी मैं काम बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये भी धीरे धीरे रिग्रेशन होते हैं, यानी कि छोटी साइज होते होते और ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये ऐसे ही एज इट इज वेल डेवलप्ड रहते हैं, और हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। तो जो ये छोटे साइज के हो गए और ये अब बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, तो इसे कहा जाता है कॉर्पस एब्लिकेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, चलिए आगे कहा जा रहा है बच्चों कि वही चीज़ यहाँ पर है, जैसे ल्यूटियल फेज आता है डे 15 से 28 तक, यहाँ पे रप्चर्ड फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, पिंड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का काम करते हैं। अब याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन जो है इसमें अभी तक जो वॉल की थिकनिंग थी, जो एंडोमेट्रियम वॉल थी, वो थिक किसके द्वारा की गई, तो ये थिक किया गया एस्ट्रोजन के द्वारा, यानी कि बनाया गया एस्ट्रोजन के द्वारा, और इसको मेंटेन, अब इसको कंटिन्यूटी में रखेगा कि हाँ भाई तो मोटा ताज़ा रहे, ये किसका काम होगा, ये होगा प्रोजेस्टेरॉन का। वही चीज़ लिखी है कि विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम वॉल फॉर द इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा डिजनरेट होगा, और यहाँ पे नई साइकिल फिर से शुरू होती है। लास्ट साइकिल को कहा जाता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे कहा जाता है मेनोपॉज, यानी रजोनिवृत्ति, और यहाँ पे क्या हो जाती है भाई, ये 50 साल के या 45 से 50 तक के आसपास एज में ये प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है, बस थोड़ा और बचा हुआ है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। भाई फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फ्यूजन हो जाना किस चीज़ का, स्पर्म और ओवम का, और फिर यहाँ पे एम्पिलरी रीजन में ये चीज़ होती है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्म जैसे ही जोना पेलोसिटा के कांटेक्ट में आता है ओवम के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एडिशनल जो स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री रुक जाती है, यानी कि ये पॉलीस्पर्मी कई सारे स्पर्म से फ्यूजन को रोक देते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देन आता है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है वो क्या करता है भाई, इनकी मदद करता है, स्पर्म को जो ओवम के अंदर है वो जाने में मदद करते हैं, ठीक है। यानी एक्रोसोम सिक्रेट करेगा और सिक्रेशन जो होता है वो वॉल को तोड़ करके और स्पर्म के जो मेन पार्ट है उसको अंदर भेजने में काम में आता है, और ये ट्रिगर करता है सेकेंडरी, यही चीज़ मैं आपसे बता रही थी। ये क्या होता है भाई, ट्रिगर करता है, किस चीज़ को ट्रिगर करेगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन को, जिसकी वजह से सेकेंडरी उस साइड जो है ये क्या हो जाएगा, ये दो सेल्स की फॉर्मेशन करता है। एक होता है सेकेंड पॉलर बॉडी और दूसरा होता है हैप्लॉइड ओटीड या फिर ओवम। और यही क्या करते हैं बच्चे, यही प्रोसेस होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है, यानी कि स्पर्म की एंट्री नहीं, ओवम की फॉर्मेशन नहीं, स्पर्म की एंट्री, ओवम की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में ओवम बना है कि नहीं। अगर कोई फीमेल है और उसमें स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है तो क्या यहाँ पे ये प्रोसेस देखी जा सकती है, तो आप बताओगे कि नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार आप रीड आउट कर लोगे इसको। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है यहाँ पे आपको पता है कि किस, सिंपल सी बात है भाई, कैसे पता कि जाइगोट जो है वो मेल बने या फिर फीमेल बने। तो भाई ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्पर्म, जो फादर का स्पर्म है वो फीमेल के ओवम से फ्यूज किया है, क्योंकि भाई फीमेल बेचारी एक्स एक्स इसके पास क्रोमोसोम्स हैं, मेल जो है एक्स वाई प्रेजेंट है, तो इसके पास वैरायटी है ना, तो इसके पास दो वैरायटी है, तो वो डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन डिसाइड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आप बता दोगे कि फादर के जेनेटिक मेकअप पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर जो स्पर्म जिसमें कि क्या प्रेजेंट हो, इसको एक बार मैं बता ही देती हूँ। मान लो कि यहाँ पे स्पर्म है, इसके पास एक्स है और एक स्पर्म है वाई है इसके पास। अब मान लीजिए कि अगर ये एक्स वाला जाके ओवम से फ्यूज करता है तो यहाँ पे एक्स एक्स बनेगा, यानी कि फीमेल बनेगी। लेकिन वाई वाला जा करके एक्स के ओवम के साथ फ्यूज करता है तो ओवम के पास तो सिर्फ एक ही होता है ना, मदर के पास एक ही होता है, एक्स होता है गैमीट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई बनेगा, यानी कि मेल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे फीमेल की फॉर्मेशन होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी 50-50% का चांस होता है कि मेल बने या फिर फीमेल बने, डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है। लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों, हिम्मत रखना है, हार नहीं मानना है, बस थोड़ी देर और। यहाँ पे क्लीवेज और इम्प्लांटेशन यानी विदलन और आरोपण, जैसे ही गैमेट जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, गैमेट फ्यूजन होकर के, और ये यहाँ पे क्या करते हैं भाई, रैपिड माइटोटिक डिवीजन शुरू कर देते हैं, जिसे कहा जाता है क्लीवेज। क्लीवेज जो है ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि नॉर्मल जो यहाँ पे जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है उसी को इस कंडीशन में हम क्लीवेज कहेंगे, ठीक है। और ये कब होता है, जब ये यूट्रस से जहाँ पे फ्यूजन हुआ है वहाँ से निकल के और यूट्रस में जाना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 डॉटर सेल्स की कंडीशन होती है, यानी कि डॉटर सेल्स बनाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स, यानी कि इस सेल का नाम है ब्लास्टोमियर्स। अब एम्ब्रियो जो है इसमें अगर 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हैं तो इस स्टेज को कहा जाएगा मॉरुला, है ना, तुतक, यानी कि तुतक तुतक तूतियाँ, ये जो गाना है उसकी बात हो रही। खैर आगे कहा जा रहा है मॉरुला। मॉरुला जो है ये फर्दर डिवाइड करेगा और यहाँ पे कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यानी कि ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं इसमें क्या हो जाएंगे भाई, 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है, और सबसे अंदर की लेयर इस तरीके से कहा जाता है इसको इनर सेल मास, ठीक है, यानी कि पोस्ट कोरक, और दूसरा क्या हो जाता है, अंतर कोशिका समूह। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब जो ये आपको ट्रोफोब्लास्ट दिख रहा है, यही ट्रोफोब्लास्ट है जिसमें से कि भाई कुछ उंगलियों जैसी संरचना आती है जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और ये कोरियोनिक विलाई ही जो यूट्राइन वॉल है उससे जाकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि वही चीज़ लिखा है कि इट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम वॉल, किसकी मदद से, कोरियोनिक विलाई की मदद से, ठीक है, जो कि कहाँ से बनता है, ट्रोफोब्लास्ट की आउटर सरफेस से बनता है, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएंगे भाई, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एम्ब्रियो में। अब जो ये यूट्राइन वॉल है ये रैपिडली इसको
उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा अपनी बॉडी में, बिल्कुल उसको समाहित कर लेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन की, और यही आगे चल करके प्रेगनेंसी को कॉज करता है, ठीक है। यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। अब आते हैं भाई हम प्रेगनेंसी पर। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी सगर्भता और भ्रूणीय विकास। प्लेसेंटा यानी अपरा क्या होता है भाई, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई तो यहाँ पे उंगली नुमा संरचना बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विलाई कहा जाता है, ठीक है। और ये यूट्राइन टिश्यूज से मिल करके और एक प्लेसेंटा की एक लेयर बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। और यही प्लेसेंटा है जो कि खाना, पानी, गैसेस एक्सचेंज, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें ये क्या करता है, काम में आता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, दीज अलॉन्ग विथ यूट्राइन टिश्यू फॉर्म द प्लेसेंटा। कहा जा रहा है कि भाई ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, ठीक है, और मैटरनल बॉडी का। इट विल सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी एम्ब्रियो एंड रिमूव CO2 एंड अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम दी एम्ब्रियो, ठीक है। दूसरी बात कि भाई यहाँ पे हार्मोन भी रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन, तो एंडोक्राइन टिश्यूज जो है ये क्या करेंगे भाई, वही चीज़ लिखी जा रही है कि एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो नहीं होता उसके टिश्यूज की तरह एक्ट करते हैं। बोलते हैं कि अब हम भी क्या करेंगे, खाना पीना देने के साथ, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के साथ साथ हार्मोन रिलीज करने का काम भी करेंगे। तो पहला हार्मोन होता है HCG, दूसरा होता है HPL, और तीसरा आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन। और इस तरीके से क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस चलती है और फाइनली यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज किया जाता है। बीच में मैंने डायग्राम डाल दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्लेसेंटा जो है कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहले बताओगे कि ये रिलीज करता है HCG, देन HPL, देन आपका आता है एस्ट्रोजन, एंड देन आता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो भाई याद रखना, अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो हम नॉर्मल टाइम में भी देखते हैं, प्रेगनेंसी ना हो फिर भी फीमेल्स में ये बनते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन किसके मदद से बनता है, तो फॉलिकल्स की मदद से बनता है, ग्रैनुलोसा के सेल्स से बनता है, और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, ठीक है। तो ये तो चलो कॉमन है, लेकिन ये दोनों जो हार्मोन्स हैं बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनाई जाती हैं, और किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। और इसी वजह से जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो भी इन्हीं हार्मोन्स का होता है, ठीक है। अब HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इसका फुल फॉर्म होता है, और HPL का होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भाई इसी दौरान जो ओवरी है उससे भी कुछ प्रेगनेंसी के लेटर फेजेस में हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, जो कि है रिलैक्सिंग हार्मोन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, HCG, HPL, और आता है रिलैक्सिंग हार्मोन। आगे चल करके फिर हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। जो इनर सेल मास है ये डिफ्रेंशिएट होता है 3 लेयर में, जिसे कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कहाँ आपने पढ़ा था, तो एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा था क्लास 11th के, ठीक है। तो ये 3 लेयर में बच जाते हैं, और फिर यहाँ पे अलग अलग टिश्यूज, सेल्स, बॉडी, अलग अलग टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बनाने का काम होता है। यानी कि ये सारे बॉडी पार्ट्स बना देने की क्षमता रखते हैं इनर सेल मास, और इसी वजह से क्या होता है भाई, स्टेम सेल इनको इनमें होता है, और इसी वजह से ये क्या होती है, टोटिपोटेंट होती है। यानी कि जो इनर सेल मास है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। अब आप अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एम्ब्रियो जो होता है इसमें 2 हमने सेल पढ़ा, लेयर पढ़ा, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास का क्या फंक्शन क्या है, तो आप बताओगे ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, और इनर सेल मास जो है ये क्या करता है भाई, दूसरे बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट्स बनाने में काम में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, बिल्कुल थोड़ा सा और समय है, आप ध्यान रखोगे, और बस चैप्टर खत्म होने वाला है। 2 टॉपिक्स हैं। जेस्टेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 9 महीने का होता है, ठीक है। और पहले महीने में फिटस का हार्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा महीना आते आते यहाँ पे फिटस जो है लिम्स और डिजिट्स बनाने शुरू कर देंगे। 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है इसमें मेजर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जैसे कि लंग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारे बन जाते हैं। 5वां महीना आते आते फर्स्ट मूवमेंट होता है फिटस का, और बाल जो होता है वो जो हेड पार्ट है उस पर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही 24 वीक एंड हो गया यानी सेकंड ट्राइमेस्टर आया, बॉडी पूरी कवर हो जाती है छोटे छोटे बालों से, रोवे से, और आईलिड्स बन जाते हैं, आईलैशेस भी सेपरेट बन जाएंगे, और आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाएगी। जैसे ही 9th मंथ कंप्लीट होता है, फिटस will be well developed, fully developed, and is ready to come in this world,
ठीक है। नाउ आगे चलकर आपका टॉपिक आता है, सिर्फ 2 टॉपिक बस धैर्य बनाए रखना है यहाँ पे, बस ये थोड़े ही टॉपिक बचे हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। पार्चुरेशन और लैक्टेशन यानी कि प्रसव और दुग्ध श्रवण, ठीक है। फिर पार्चुरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही भयंकर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है और इसी की वजह से प्रेगनेंसी की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट हो पाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक जो पूरी प्रोसेस होती है न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इसको ज़रा समझो क्या होता है। जो फुली डेवलप्ड फीटस है, बच्चा है, और ये प्लेसेंटा जो इसका है, ये पहले धीरे से एक सिग्नल देते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वजह से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यही होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी गर्भ क्षेपण प्रतिवर्त, ठीक है। और इस ये जो कंडीशन है, ये जो माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये सीधे मैसेज पहुंचाया जाता है किसके पास, तो जो ग्लैंड है उसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वापस से क्या होता है भाई, यूट्रस के मसल्स पे जाएंगे और इसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाते हैं। वापस से ये जो फिर से समझो क्या हुआ, फिटस का जो प्लेसेंटा है ना, ये क्या कर रहे हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जा रहा है, ये यूट्रस के वॉल के पास जा रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये साइकिल चलती रहती है। कुछ समय बाद जो यहाँ पे बच्चा है वो बाहर की ओर निकल जाता है। अब आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन जो है, इसमें मैमरी ग्लैंड में अब डिफ्रेंसिएशन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस आ जाती है, जैसे जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है उसी दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे मिल्क फीडिंग होगी और इसकी डिटेलिंग हमने पहले ही देख लिया है। अब एक चीज़ आता है कोलेस्ट्रॉम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या होता है कोलेस्ट्रॉम। भाई यहाँ पे जो पहला मिल्क प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो कुछ इनिशियल डेज में जैसे ही बच्चे की जन्म हो चुकी है, अब कुछ दिनों तक यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन होगा उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है उसको, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज, IgA एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंट दूसरे जो होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ बच्चे को क्या करेगा भाई, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम, तो आप बताओगे कि जो शुरुआती दौर में प्रेगनेंसी के बाद जो यहाँ पे दुग्ध श्रवण होता है, दुग्ध का या फिर मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसी प्रोसेस को, उसी दूध को, मिल्क को क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा, कौन सा, तो एंटीबॉडी आपका प्रेजेंट होगा IgA, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितनी कम समय में हो सकता था हमने रिवीजन किया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।